जय हिंद। कलयुग का रामायण यह कोई प्रसंग नहीं, बल्कि एक सच्ची कथा है। यह घटना है जिसे इसमें चरितार्थ किया गया है। इसमें दो भाइयों की कहानी है। एक का नाम राम था, एक का नाम श्याम। राम जहाँ बड़ा ही दयालु और कर्तव्य निष्ठा था, त्याग की भावना रखता था, श्याम भी उसकी संगति में ठीक उसी प्रकार था। संयुक्त परिवार के साथ चाल चलन में अच्छी तरह से जीवन यापन हो रहा था। माता पिता, दादा दादी, राम और श्याम, कुल मिलाकर घर में 6 सदस्य थे। अब दादा दादी के साथ साथ राम और श्याम के माता पिता भी वृद्ध हो चुके थे। अब ऐसी स्थिति में राम और श्याम के कंधों पर जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों भाई मिलजुल कर खेती करते, बड़ी अच्छी फसल होती। पूरे गांव में दोनों भाइयों के प्रेम की चर्चा थी। हर कोई कहता था बेटा हो तो राम और श्याम जैसा, कोई कहता भाई हो तो राम और श्याम जैसा। इस तरह के चर्चे अक्सर सुनने को मिलते थे। लेकिन समय बीता। कुछ समय के पश्चात राम का विवाह हुआ। उसकी पत्नी जानकी आई। जानकी भी बड़ी ही अच्छी स्वभाव की थी। वो सास ससुर के साथ साथ राम के दादा दादी का भी विशेष ख्याल रखती थी। सभी वृद्धजन उसके कार्य से काफ़ी खुश थे। श्याम भी अपनी भाभी माँ के साथ बड़ा प्रसन्न रहता था। वो अक्सर बैठता, खाता और फिर अपने कामों में लग जाता। घर बहुत ही हंसी खुशी के साथ चल रहा था। कुछ समय और बीता और इसके पश्चात श्याम का भी विवाह हुआ। श्याम की पत्नी उर्मिला आई। उर्मिला बड़ा ही तेज तर्रार की थी। थोड़े रईस घर से उसका संबंध था। वो अक्सर बात बात में श्याम को अपने घर की दुहाई देती, किसी भी बात में, खाने पीने में, रहने में, किसी भी तरह। श्याम बड़ा परेशान रहता। श्याम केवल यही कहता कि जो वो तुम्हारा बीता हुआ कल था वो समाप्त हो गया, वर्तमान देखो और वर्तमान में हमें जीना है, वर्तमान की तरह जीवन यापन करो। लेकिन उर्मिला हमेशा यही बात को लेकर चलती कि यहाँ बहुत कठिनाई है, तुम लोग बहुत गरीब हो, काफ़ी दिक्कत से जीवन यहाँ काटना पड़ता है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, हमारे यहाँ ऐसा होता था। अक्सर ये बातें वो अब ज़ोर ज़ोर से भी बोलने लगी थी, जो श्याम को अच्छा नहीं लगता। किंतु श्याम बाहर आकर घर से और कुछ न कुछ सफाई देता और कहता अच्छा ऐसी कोई बात नहीं। अब ज़्यादातर श्याम चिंतित रहने लगा। उसका खेतीबाड़ी से भी मन हटने लगा। अक्सर दोनों भाइयों के बीच भी अब बातचीत कम होने लगी। ऐसा लगा जैसे श्याम के दिमाग में कोई जहरीला बीज बो दिया गया हो, जो अब धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप ले रहा है और जहर जैसा फल फूल रहा है। श्याम की पत्नी रोज शाम में जब श्याम के पास जाती तो वह सोने से पहले उसके इस जहरीले बीज को हमेशा सींचती और भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें खाद पानी डाल देती और इस तरह से उसके कान को इस तरह से भरती चले गई कि अब श्याम को भी लगने लगा कि सचमुच मैं अपने भाई के साथ काफ़ी दुखी हूँ। धीरे धीरे समय बीता। दोनों भाइयों में वार्तालाप भी अब कम होने लगा था। जहाँ पहले दोनों अक्सर बैठकर साथ में खाया पिया करते थे, दोनों साथ में ही बाजार जाया करते थे, दोनों साथ में ही खेत जाया करते थे, अब दोनों का समय में अंतर आ गया। राम खेत पर पहुंचकर श्याम का इंतजार करता और अपने कामों में लग जाता। तब जाकर कहीं श्याम फिर धीरे धीरे वहाँ पहुँचता। इस प्रकार से प्रतिदिन का यह एक
आदत बन चुका था। खाना दोनों का साथ आता पर दोनों मिलकर साथ में नहीं खाते। राम कहता खा लो, श्याम कहता मैं थोड़ी देर के बाद खाऊंगा, जहाँ कि पहले दोनों साथ में खाते थे। इस तरह दिन कटता चला गया। राम सब कुछ समझने लगा कि आखिर मेरे भाई को क्या कठिनाई आ गई है। वह अंदर ही अंदर सब कुछ जान रहा था। वह समझ चुका था कि अब यह चलना, यह रिश्ता को चलाना संभव नहीं है। क्यों न उससे खुलकर बात किया जाए। उसने शाम को खेतों पर अपने पास बिठाया और उससे कहा, क्यों भाई, तुम आजकल बहुत उदास रहते हो, क्या कुछ दिक्कत है? तब शाम ने कहा कि भैया, मुझे लगता है कि मेरा जीवन धीरे धीरे अंधकारमय हो जाएगा और मैं गरीब हो जाऊंगा। जब तक तुम्हारे साथ हूँ मेरी स्थिति ठीक है, लेकिन मैं जो भी कमा रहा हूँ मैं एक भी बचत नहीं कर पा रहा हूँ। राम ने कहा, ये तुम कैसी बात करती हो? जो कुछ भी है सब तो तुम्हारा ही है, हमारा क्या है? तब शाम ने कहा, भैया आज तो आप अकेले हैं, कल आपके बच्चे होंगे और फिर आप ऐसी बातें ना करेंगे और हमारे भी बच्चे होंगे, तो हम दोनों उस समय अपने बच्चे को क्या दे पाएंगे? राम समझ चुका था ये सभी बातें शाम की नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी की आवाज़ है जो शाम के मुख से निकल रही है। इस तरह की छोटी बातें शाम से करने की उसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब यह बात सुना तो वो समझ गया कि यह पत्नी की आवाज़ में बोल रहा है। तब उसने कहा कि आज चलो शाम को पिता के समक्ष बैठकर मैं तुम्हें मनचाहा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। शाम हुई, दोनों भाई पिता के समक्ष बैठे, लेकिन बात बिगड़ने लगी। कुछ भी बात होता उर्मिला घर से ही चिल्ला बैठती। ऐसे में बात बढ़ने लगी। जानकी भी सुनते सुनते अब उसके बर्दाश्त से बाहर चला गया। वह भी अब चिल्ला उठती। दोनों जेठानी देवरानी दोनों में जो है संघर्ष शुरू हो गया। दोनों में हाथापाई हो गई। दोनों भाइयों का रिश्ता टूट गया। देखते ही देखते घर एक युद्ध का माहौल बन गया। तब पंचायत बैठी। पंचायत ने फैसला किया, दोनों भाइयों को अलग कर संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया। संपत्ति का बंटवारा लगभग हो गया। राम अपने अनुसार जो है संपत्ति अपने पास रखा, श्याम अपने अनुसार संपत्ति को अपने पास रखा। दोनों भाई अलग अलग जो है खेती करने लगे। सब कुछ अलग हो गया। घर का बर्तन, चूल्हा, घर के अलग अलग कमरे, सब कुछ अलग। अब वही घर जो पहले एक हंसता खेलता संसार लगता था अब वीरान लगता है। और ऐसा आज नहीं, आज लगभग जो है इस तरह का रामायण आज हर घर में जो है देखने को मिलता है। मैं हूं शशिकांत शर्मा और आपने जो ये रामायण सुना, ये रामायण कोई रामायण नहीं बल्कि आज ये हर घर का जो है रामायण बन चुका है। और इस रामायण का पाठ प्रत्येक स्त्री जो है अपने पति को जो है लगभग सुना रही है, जिसके कारण आज घर जो है टूटता चला जा रहा है। इसमें 5 बातें जो है सामने आई। सबसे पहला, घर टूटने का कारण में महिला यानी स्त्री आती है। दूसरा कारण संपत्ति आता है। तीसरा कारण बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को अगर अपने पास रख लेते हैं तो आपका घर कभी नहीं टूटेगा। तीसरा कारण जो है वो है संचार, यानी कि आपस में बातचीत। ठीक है, अगर आप लोग आपस में बातचीत दोनों भाई अगर करते रहिएगा, अगर सभी भाई आपस में करते रहिएगा, खुलकर बात करते रहिएगा, तो लाख संपत्ति और स्त्री जो है आपके बीच आए लेकिन कभी भी घर नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप लोग बोल चाल बंद कर दीजिएगा तो टूटने में सेकंड नहीं लगेगा, क्षण नहीं लगेगा, वो तुरंत टूटकर बिखर जाएगा। और यही कुछ जो है राम और श्याम के साथ भी हुआ। अब चौथी चीज आती है
बाह्य हस्तक्षेप, बाहर से कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ जो है ऐसा जो है मौसम बना देता है घर का। इसलिए बाहरी लोगों को अगर घर में इन कर रहा है तो बाहर वाले क्या कह रहे हैं इस पर जो है ध्यान नहीं दीजिए। केवल अपने आप भाइयों से, अपने सभी भाइयों से जो है बातचीत कीजिए। और अगला जो है 5वां सबसे बड़ा चीज़ जो आता है वो गार्जियन के ऊपर निर्भर करता है। माता पिता किसी एक भाई का जो है पक्ष ना ले, ठीक है। माता पिता अगर एक भाई का पक्ष लेंगे तो ऐसे में माता पिता ही खुद फूट डाल रहे हैं और टूट जाता है। अगर कोई जो है जैसे 4 बेटा है तो सबको बराबर लेकर चलिए, आपके लिए सब बराबर है। अगर जो है कोई बेटा कम कमा रहा है या ज़्यादा कमा रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको सबको बराबर देखना है। बराबर आपके नज़र में सबका वैल्यू बराबर होना चाहिए, सबका मान बराबर होना चाहिए। यही पुत्र हर पिता से और माता से चाहता है। और अगर इसमें अगर आप पक्षपात कर देते हैं तो सारा खेल आप ही का रचा रचाया है, आप ही के कारण परिवार टूटेगा। जय हिंद।